प्यारे छात्रों, बहुत बहुत चित्रगुप्त पूजा के दिन की आप सभी को शुभकामना है। आपका आने वाला भविष्य चित्रगुप्त महाराज बहुत ही अच्छा करें। और इस दिन को कलम देवात की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। और आज मेरा ये वीडियो देने का पर्पज मुख्य रूप से अपने बड़े पिताजी जिनके साथ मैं काफ़ी रहा हूँ, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में इस वीडियो को मैं देना चाहता हूँ। कारण यह है कि बड़े पिताजी एक बड़े ही सामाजिक व्यक्ति थे, साथ में बहुत ही अच्छे टीचर थे और टीचर के साथ साथ उन्होंने तमाम छात्रों को, जो टीचर का कर्तव्य होता है, हमारे घर पे मुझे याद है कि 10-5 छात्र हर साल रात को पढ़ने आते थे, जिनकी कोई फीस हमारे बड़े पिताजी नहीं लेते थे। और वो उनका मानना था, हम लोग भी शिक्षा देते थे कि पहले समाज के लिए सोचो, फिर उसके बाद अपने परिवार के लिए सोचो और अंतिम पावदान पे अपने लिए सोचो, जो कि आम आदमी से जस्ट उल्टा है। आम आदमी पहले अपने लिए सोचता है, फिर वो परिवार के लिए सोचता है, फिर वो समाज के लिए सोचता है। तो मेरी सबसे बड़ी जो श्रद्धांजलि है एक शिक्षक के लिए, अपने बड़े पिताजी को मैं शिक्षक के रूप में यहाँ पे और क्या दे सकता हूँ। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता जीवन में किसी से थी नहीं, न उनको कोई किसी से अपेक्षा थी। वो त्यागी पुरुष थे। तो उनकी श्रद्धांजलि में मैं समाज के लिए, छात्रों के लिए ये वीडियो आज डाल रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से आप सभी लोग आगे चल के अच्छा काम करेंगे। लीजिए, मैं शुरू करता हूँ एक टॉपिक के बारे में जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड ही है। जब मैंने बात की थी डी ब्रॉगली इक्वेशन की और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और ऑर्बिटल कैसे, ऑर्बिट से ऑर्बिटल में कैसे चेंज हुआ कॉन्सेप्ट, ये चर्चा मैंने पीछे की 2-3 वीडियो में आपके साथ साझा किया है। आज मैं उसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब ऑर्बिटल का आपको ज्ञान हो गया कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उस स्थान को ऑर्बिटल कहते हैं, तब ऑर्बिटल के प्रकार को भी मैंने आपको बताया है। तब हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो एग्जैक्ट कहाँ है, जिसको मैं अगर कहूँ एक लाइन में कि क्वांटम नंबर्स गिव्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, इसकी जानकारी कौन देता है? क्वांटम नंबर्स देता है। जैसे हमको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमको खोजने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता है। एड्रेस के कई स्टेप हैं। पहला स्टेप कि भाई मैं किस देश में हूँ, फिर किस प्रदेश में हूँ, फिर मैं किस जिले में हूँ, जब जिला पता चल गया तो किस गांव में हूँ, और फिर मेरा क्वार्टर नंबर क्या है। इतनी चीज़ पता होने के बाद पोस्टमैन मुझे क्या करेगा? आइडेंटिफाई कर देगा कि ये आप हैं। और उसी क्रम में उससे मिलता जुलता, इसीलिए मैं एड्रेस कह रहा हूँ क्वांटम नंबर को, कि इलेक्ट्रॉन को भी एटम के अंदर खोजने के लिए कई स्टेप्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, 4 तरह के क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ और बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर उसके नीचे कुछ बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ और चीज़ बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर फाइनली आपको आइडेंटिफाई कराता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब एक एक करके हम लोग इस बात को समझते हैं, और आपको मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आएगा ही आएगा। मैं खुद भी लगता है मुझे कि मैं जब सेटिस्फाई अपने आप में मैं होता हूँ पहले कि मैं अच्छा से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद फिर होने लगती है कि आपको भी समझ में आएगा। पहले तो मैं खुद ही सेटिस्फाई होता हूँ। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मुझे लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ बढ़िया नहीं मैं कर पाया हूँ डिलीवर। क्वांटम नंबर कुल 4 प्रकार के हैं। पहला क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या है। आप समझिए कि क्या बताएगा आपको। ये आपका न्यूक्लियस है,
इसके आगे आपके पास n इक्वल टू 1 है, पहली ऑर्बिट है। दूसरा, फिर इसके बाद ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, लाइक दैट n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, जिसको हम KLMN कहते हैं, आप जानते हैं कैपिटल लेटर। n बराबर 1 का मतलब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो पहली ऑर्बिट है वो n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। क्वांटम नंबर में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो हम दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं? स्मॉल n से दिखाते हैं। स्मॉल n जो है क्वांटम नंबर के सेंस में अगर स्मॉल n कहीं लिखा है तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। स्मॉल n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट 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 n हो सकती है। मीन्स कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना तो 0 हो सकता है, न नेगेटिव हो सकता है, न कोई फ्रैक्शन हो सकता है, और इसी से नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बना देते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कई सेट बना देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसको याद रखिए आप कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, 0 नहीं होगा उसमें। n इक्वल टू या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लाइक दैट। मतलब उसका क्या है? n बराबर 1 का मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, n बराबर 2 का मतलब यहाँ है, 3 का मतलब यहाँ है, 4 का मतलब यहाँ है। अब जब आपको ये पता चल गया, इसको हम कहते हैं मेन एनर्जी लेवल। आपको एनर्जी लेवल के सेंस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आपको बताएगा? मेन एनर्जी लेवल। क्योंकि सब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट हैं, इन सब की एनर्जी क्या है? अलग अलग है, आप जानते हैं। तो मेन एनर्जी लेवल को जो क्वांटम नंबर बताएगा, आपको आइडेंटिफाई कराएगा, वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है या 2 में है, 3 में है, तब अगली बात आती है कि फिर ये किस में है? ऑर्बिटल तो 4 प्रकार के हैं, आप जानते हैं, s है, p है, d है और f है। तो आगे की जो सूचना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिट या तीसरे ऑर्बिट कहीं पर भी है, तो s में है कि p में है कि d में है, कहाँ है आखिर? तो उसको बोलते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किससे दिखाते हैं? स्मॉल l से दिखाते हैं। और स्मॉल l का जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 0 से लेकर n-1 तक, जहाँ पर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मोटे तौर पे अगर आप जानना चाहें कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी लेवल में आपको पता चल गया। सब एनर्जी लेवल मीन्स वो s में है कि p में है कि d में है कि f में है, इस बात का ज्ञान कौन कराएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कराएगा। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक एग्जांपल से कि n बराबर अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अगर n बराबर 4 दिया है कहीं तो l की वैल्यू कितनी तक जा सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3। n से 1 कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर n बराबर 0 है तो ये क्या बता रहा है? 0 क्या बता रहा है? 0 बता रहा है कि हमारा ये s ऑर्बिटल है, 1 बता रहा है कि ये p ऑर्बिटल है, 2 बता रहा है कि ये d ऑर्बिटल है। इसी तरह से s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और ये f ऑर्बिटल है। तो हमारे पास ये 2 सूचनाएं आ गई हैं कि एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस मेन एनर्जी लेवल में है, उसके बाद फिर ये हमको पता चल गया कि वो कहाँ है, s में है कि p में है कि d में है कि f में है। और इन लोगों के प्रकार के बारे में आपको याद है, आपको पता है पिछली वीडियो में। इसलिए मैंने कहा है कि जो वीडियो आप छात्र लोग हमारी देखें उसके पिछली वीडियो को भी देखें, बार बार पीछे जाएं, तो उसमें आपको प्रकार भी पता चलेगा। s ऑर्बिटल एक ही प्रकार का है, हमने आपको पढ़ाया है। p ऑर्बिटल 3 तरह का है, d 5 तरह का है
और F जो है वो 7 तरह का है। तो अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि N और L जब आपको पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन मेन एनर्जी लेवल में कहाँ है, उसके बाद फिर S में है कि P में है कि D में है, ये भी आपको पता चल गया, तब एक क्वेश्चन होगा कि P में है, S में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर P में है देन द क्वेश्चन स्टार्ट कि वो PX में है, PY में है कि PZ में है। और तीनों की बातें अलग अलग है। कैसे? PX का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल X एक्सिस में है, Y और Z एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। PY का मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो Y मतलब हमारा जो है वो Y एक्सिस में है, X और Z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर PZ में हमारा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि X और Y में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तब अगला जो सूचना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, PX में है कि PY में है कि PZ में है या D के किस ऑर्बिटल में है, उसको बताने वाला जो उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स हिंदी में दिशा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम EM से दिखाते हैं। यही बताएगा ओरिएंटेशन मीन्स कि वो दिशा कहाँ है, वो X में है, PX में है कि PY में है कि PZ में है, इसको बताने वाला कौन है? EM। EM की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, कहाँ होगी अलग क्वेश्चन है, कहाँ तक हो सकता है अलग क्वेश्चन है। जैसे L की वैल्यू n बराबर 2 है, तो अगर ये कहता है कि L बराबर 0 है, n बराबर 2 के लिए L बराबर 0 ही कह देता है, इसका मतलब कि वो 2s ऑर्बिटल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो L बराबर 1 कह देता है, इसका मतलब 2p ऑर्बिटल है। लेकिन अगर ये पूछता है कि n बराबर 2 के लिए कुल कहाँ तक वैल्यू हो सकती है, होगी वो अलग क्वेश्चन हो गया, कहाँ तक हो सकती है अलग क्वेश्चन है, तो वो n-1 तक हो सकती है, 0 से लेके। तो अगर आपको m का है, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसको आप जानिए -L से लेके +L तक। -L से लेके +L तक के बीच में आप जानते हैं कि जो संख्या बीच में आएगी 0 आएगी। 0 के एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखें कि हमारे पास अगर L बराबर 1 है, इसका मतलब कि m बराबर क्या है, m बराबर -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है। इसी तरह से अगर L बराबर 2 है हमारे पास, तो m का मान क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है और +2 हो सकता है। मीन्स कि L के मान पे m का मान अगर हम देखें तो कुल कितना मान हो सकता है, 2L + 1, 2L + 1। L का मान 1 है तो m के कुल कितने मान आ रहे हैं, 1 2 3। आप यहाँ 1 रखिए तो 3 आपको आएगा। यहाँ पे आप देखिए L बराबर 2 है तो m के मान कितने आएंगे, 5 आएंगे, आपको 5 दिखाई पड़ रहे हैं। तो टोटल मान जो है, आपको टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है आप बता सकते हैं। तो m क्या बताएगा, ओरिएंटेशन को बताएगा। दैट इज आई थिंक क्लियर। आगे चल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तमाम मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। अब जब m भी आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि भाई आप उस गांव में आ गए, उस मकान पे आ गए, उस मकान का पता चल गया है कि मकान किधर मुंह है, उत्तर साइड है, तो आप पहुंच गए उस मकान पे, आपको दिशा भी पता चल गई। अब अगला क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पृथ्वी के जो स्पिन है उससे मिलती जुलती है। जैसे हमारी पृथ्वी जो अर्थ जो है वो के 2 तरह के मोशन है, एक तो सन के अराउंड घूम रही है जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, ऑर्बिट में घूम रही है, और दूसरी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है जिसको हम एक्सियल मोशन कहते हैं। उस एक्सियल मोशन के कारण क्या है कि जो पोर्शन सन के सामने वो दिन है और जो पोर्शन पीछे वो क्या है, रात है, वो एक्सियल मोशन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह का मोशन करता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और दूसरा अपनी एक्सिस पे। तो एक्सिस पे जो मोशन है
वो दो ही तरह हो सकता है। आप अपनी एक्स कैसे घूम सकते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा तो कोई मोशन नहीं हो सकता एक्सिस में। तो जो चौथा क्वांटम नंबर है जो आइडेंटिफाई करेगा उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक को चुंबकीय क्वांटम संख्या हिंदी में, है ना। तो जो हमारा एजीम्यूथल उसकी हिंदी क्या है, दिगंशी, और जो प्रिंसिपल उसको मुख्य, है ना। तो हिंदी में भी हाँ। अब आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं, ये इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होती है या तो माइनस हाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस हाफ माइनस हाफ, कि या तो क्लॉकवाइज वो घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन अगर आपसे कहता है कि 4s1 और आपसे पूछता है कि इसके लिए जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो प्लस हाफ होगा कि माइनस हाफ होगा, ये कोई नहीं बता सकता। जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, जो किताब में लिख रहा है गलत लिख रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कोई नहीं बता सकता कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ, ये जरूर बताया जा सकता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये तो बताया जा सकता, बताएगा ही बताएगा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कोई कहता है, इन कस्टमरी प्लस वाले को सब बोल देते हैं क्लॉकवाइज, रॉन्ग है ही नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो यही उसका आंसर है कि वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे आपको ले आता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप तमाम चीज़ों को बता पाएंगे, है ना। अब आप देखिए कि किसी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है ये तो टेढ़ा काम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए तो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो कई दिन चलेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन दो ऑर्बिटल या तीन ऑर्बिटल की एनर्जी की तुलना कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, आप इस क्वांटम नंबर के सहारे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको जानना है कुछ चीज़ें, कि जैसे हमने कहा कि n बराबर 4 है और l बराबर 3 है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 4 है। l बराबर 0 s को बताता है, 1 p को बताता है, 2 d को बताता है और 3 f को बताता है। इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू दी है कि n बराबर 4 l बराबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि दिस इज योर 4f ऑर्बिटल। अगर आपको कहता है कि n बराबर 3 है और l बराबर 0 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कौन सा ऑर्बिटल है, ये 3s ऑर्बिटल। इसको उलट के भी आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कहता है कि 4s है, इसमें n बराबर कितना है, तो n बराबर 4 है, l बराबर कितना है, 0। तो दैट इज वेरी क्लियर पिक्चर कि जो ऑर्बिटल के spdf के बगल में जो लिखा है बाईं तरफ वो n बराबर है। और यहाँ इसको देख के ही, चाहे वो 4s हो, चाहे 5s हो, चाहे 6s हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, कोई s हो, s देखते ही l बराबर 0। s का मान जहाँ कहीं भी होगा l का मान 0 ही होगा, चाहे कोई s हो। p अगर है तो 1 होगा, 2 है तो d ही होगा, वो कोई d हो, अगर 3 है तो f होगा। और 4 ही तरह के ऑर्बिटल अभी तक हैं, आगे और ऑर्बिटल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो एलिमेंट उनमें 4 ही तरह के ऑर्बिटल। तब आपको ये जब पता चल गया कि L और S का मान हम निकाल सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं, तो अगला जो स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो ऑर्बिटल्स के एनर्जीज का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो आप दो क्वांटम नंबर के सहारे कर सकते हैं। कौन कौन दो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दो ही नंबर चाहिए इनकी कंपैरिजन के लिए। उसमें क्या रूल है, रूल ये है कि n प्लस l की जो वैल्यू है, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा है और जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम है। तो इस रूल को देखें आप कि n प्लस l का सपोज कि आपको 4s है और आपके पास सपोज 5s है, इन दोनों की तुलना करनी है। तो बिल्कुल इसमें n प्लस l का मान क्या है, 4 प्लस 0 इजकल टू 4 है। यहाँ
यहाँ 5 + 1 = कितना है, 5 + 0 = कितना है, 5 है। तो निश्चित रूप से 5s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और 4s की कम है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल कि n + l, एक नहीं n + l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी कहीं पर भी। जैसे अगर आपको कहता है कि 2p आपके पास है और आपके पास सपोज कि 3d आपके पास है, आपसे पूछता है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे n = 2 है और p के नाते यहाँ पे 1 है l और यहाँ पे कितना है 3 है और 2 है। तो आप देखेंगे कि आपका 3 आ गया, ये 5 आ गया। तो निश्चित रूप से कि जो 3d ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, 2p की कम। दिस इज द फर्स्ट रूल। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि n + l, अगर आपसे पूछता है कि अकेला n डिसाइड करेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव बना देगा। अकेला p डिसाइड करेगा, ये भी बता देगा। अरे l डिसाइड करेगा, नो। अगर कहेगा n + l डिसाइड करेगा, यस। n - l करेगा, नो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, नॉलेज आपकी है, क्वेश्चन चाहे जैसे कोई बनाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा है इसमें कि अगर n + l की वैल्यू सेम आ गई है तब क्या होगा। सेम आ गई है तो आपको ये देखना होगा कि n किसका ज़्यादा है। जिसका n ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपके पास सपोज कि 2 ऑर्बिटल हैं, 4s है और 3d है। इस 4s 3d में n है और ये l है, इसके लिए ये 4 है, ये 0 है और ये n + l = 4 है। यहाँ पे क्या है 3 है, l का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा 5। तो निश्चित रूप से कि जो 4s और 3d हैं इनमें 3d के लिए n + l की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है और क्या बोलते हैं 4s के लिए कितना है 4 है। तो आप देखेंगे कि 3d जो है 3d की एनर्जी ज़्यादा है और 4s की क्या है कम है। ये पहले वाले रूल के अनुसार है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें दोनों सेम आ जाएं, सपोज कि मान लीजिए 5s है और 3d है, तब देखिए यहाँ n है, यहाँ l है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 0 और n + l कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। यहाँ पे कितना आएगा 3, 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 5। नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग दूसरे रूल से कि 5s और 3d दोनों के लिए n + l की वैल्यू 5 है। तब दूसरा रूल कहता है कि जिसका n ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से जो हमारा 5s है इसके लिए n का मान 5 है, इसके लिए 3 है, तो 5s की एनर्जी 3d। पहले आपको अगर तुलना करनी तमाम ऑर्बिटल्स की तो आप n + l निकालिए, जिसका n + l ज़्यादा है वो ज़्यादा ऊर्जा है। लेकिन अगर n + l के मान 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाएं, 2 से ज़्यादा के लिए सेम आ जाए, तब आप n को देखिए, जिसका n ज़्यादा है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। और मैं आगे के तमाम न्यूमेरिकल्स जो आपके नीचे लेवल से लेकर IT लेवल तक जो आएंगे वो मैं अगली वीडियो में निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। और पुनः एक बार चित्रगुप्त महाराज का दिन है, आप सभी लोग कलम अपनी तेज करें, बुद्धिमान बने, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।